हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ईएम स्टडी चैनल पे। मैं आपका अपना टीचर राजेंद्र चौधरी हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, 10th क्लास की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे थे। उसमें एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म कर ली थी हमने। उसके उदाहरण एग्जाम्पल्स जो भी थे वो देख चुके थे। आज 1.2 को ख़त्म करेंगे और 1.2 के जितने भी एग्जाम्पल्स है वो एग्जाम्पल्स ख़त्म करेंगे। ठीक है, आपको नो टेंशन होके पढ़ना है। यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। बेटा, आपके चैप्टर में नंबर्स का क्लासिफिकेशन नहीं था, केवल रियल नंबर के बारे में दे रखा था, लेकिन फिर भी मैंने नंबर्स का क्लासिफिकेशन बताया आपको। ठीक है, बार बार रिवाइज करना है। जो भी थ्योरम, जो भी आपके फॉर्मूले कुछ भी है, उनको सबको याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी डिटेल दूंगा 1.2 के बारे में कि किस प्रकार से हम पर्सन वाली को सोल्व करेंगे और किस प्रकार से प्रमेय का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो पहले एक प्रमेय लिखाता हूँ आपको, प्रमेय 1.2। ठीक है, ध्यान से लिखना है। प्रमेय 1.2। प्रमेय 1.2 क्या कहती है? ठीक है, प्रमेय 1.2 कहती है कि यदि यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी ए को भी विभाजित करेगा। तो पी ए को भी विभाजित करेगा। ए धनात्मक पूर्णांक है। क्योंकि किसी भी अगर नेगेटिव, नकारात्मक, ठीक है, पूर्णांक का स्क्वायर करते हैं तो वो धनात्मक ही हो जाता है। तो ए क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। और ये पूर्णांक के बारे में पहले बता चुका मैं, नंबर्स का क्लासिफिकेशन किया था तब बता दिया था मैंने कि पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और शून्य तीनों को शामिल किया जाता है। ठीक है, इंटीजर्स में पूर्णांक को अंग्रेजी में इंटीजर्स कहते हैं। यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है, कोई भी संख्या पी है वो ए स्क्वायर को विभाजित करता है, ए स्क्वायर वहां पे पूर्णांक है, अगर ए स्क्वायर को विभाजित करेगा तो पक्का है कि पी किसको विभाजित करेगा? ए को विभाजित करेगा। ये आपकी आधारभूत परिमेय से ही निकल के आई है। ठीक है, हालांकि इसका प्रूफ मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन आपको ये प्रूफ देखना नहीं है, क्योंकि आपके पुस्तक में दे रखा है कि ये स्टार बना की परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। मतलब परीक्षा की दृष्टि से आपके सिलेबस में नहीं है, आपके एग्जाम्स में आएगा भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसका प्रूफ देने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि किस प्रकार से ये अपनी प्रमेय सिद्ध होती है। ध्यान से देखना है। यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है, कोई भी संख्या पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह ए को भी विभाजित करेगी। अगर किसी भी कोई भी संख्या उसके स्क्वायर को विभाजित करती है किसी भी संख्या के, तो गारंटी है कि वो किसको भी विभाजित करेगी? उसके ए को भी विभाजित करेगी, उस संख्या को भी विभाजित करेगी। क्यों? कोई संख्या मान लेते हैं ए, कोई संख्या मान लेते हैं ए। ए मैंने कोई संख्या मान ली, ठीक है, जिसके अभाज्य गुणनखंड, कोई संख्या ए मानी जिसके अभाज्य गुणनखंड मैंने P1 गुणा P2 गुणा P3 ऐसे करके इसके अभाज्य गुणनखंड मैंने कहां तक मान ली? Pn तक। ठीक है, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है? Pn। और ये तो मैथमेटिक्स की आधारभूत परिमेय थी कि P1 P2 P3 किसी भी संख्या को, किसी भी पूर्णांक को हम क्या कर सकते हैं? उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ सकते हैं। तो मैंने P1 P2 P3 ये Pn तक क्या मान ली? इसके अभाज्य गुणनखंड। अब इसका स्क्वायर करने जा रहा हूं मैं। ठीक है, स्क्वायर का मतलब दो बार गुणा करूंगा, तो a गुणा a बराबर हो जाएगा P1 गुणा
P2 गुणा P3 ऐसे करके Pn, एक दो बार ही इसको करूंगा गुणा, तो P1 गुणा P2 गुणा P3 ऐसे करके Pn, ये मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लिख ही देता हूं यहां पे। अब आप सोचोगे कि सर परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, परीक्षा में आएगा ही नहीं तो करवा रहे क्यों हो? बेटा करवाने का मतलब ये है कि अगर यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट समझते हुए चलोगे तो आगे जाके प्रश्न वालियों में दिक्कत नहीं होने वाली है, दिमाग खुलेगा आपका। ठीक है, प्रश्न के बारे में सोचोगे कि वास्तव में ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि मैथमेटिक्स में तो हर चीज़ का प्रूफ है कि कहाँ से निकल के आई है। ठीक है, तो इसका मतलब इस प्रमेय को हम सिद्ध कर रहे हैं कि ए स्क्वायर को पी विभाजित कर रहा है तो पी ए को भी विभाजित करेगा। तो ए कोई पूर्णांक था, ये पूर्णांक के अभाज्य गुणनखंड मैंने ये मान लिए, क्योंकि किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ सकते हैं, और ये गणित की आधारभूत परिमेय थी जो मैंने पीछे वाली क्लासों में आपको पढ़ा दी थी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ए का स्क्वायर किया तो ये इसके गुणनखंड आ गए। अब ए स्क्वायर के गुणनखंड हो गए मेरे पास, ए स्क्वायर के हो गए P1 का स्क्वायर गुणा P2 का स्क्वायर गुणा P3 का स्क्वायर ऐसे करके Pn का स्क्वायर, ये मेरे पास ए स्क्वायर के गुणनखंड आ गए। अब होता यह है कि अगर ये पी ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, ये पी ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो इन गुणनखंडों में से ही एक रहा होगा, या तो इसमें से या इसमें से एक रहा होगा, ये इसका ही गुणनखंड रहा होगा। इतना तो समझते हो कि अगर ये P इस ए स्क्वायर को पूरा पूरा काट रहा है, इसका मतलब इसका गुणनखंड है, ये लिखना पड़ेगा अपने को। P ए स्क्वायर को काट रहा है, को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो यह इसका एक गुणनखंड है। ये स्क्वायर का क्या है? गुणनखंड है। अगर ये स्क्वायर का एक गुणनखंड हो गया, एक गुणनखंड हो गया, तो ये किसको काटेगा? ये ए को भी काटेगा। अतः P ए को भी काटेगा। ए को भी काटेगा। ए किसको काटेगा? ए को भी काटेगा। इतना समझ में आया? ये इसकी उत्पत्ति है बेटा। मैंने समझाया आपको कि इसके गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड यहाँ तक मान लिया। ठीक है, इसका स्क्वायर करने पे ये हमारे को P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर, P3 का स्क्वायर आ गया। अगर P ए स्क्वायर को काट रहा है, इसका मतलब इन्हीं में से, इन गुणनखंडों में से ही एक P है, और इन गुणनखंडों में से ही एक P है। इसका मतलब ए का गुणनखंड हो गया P ए का गुणनखंड हो गया, तो ये ए को भी काटेगा। ठीक है, ये प्रमेय आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर P, अभी जो क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आगे 1.2 के, उन क्वेश्चंस में आपको जरूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है, अगर P ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो P ए को भी विभाजित करेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब आगे देखो। ठीक है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यदि P ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो P ए को भी विभाजित करेगा, ए को भी विभाजित करेगा। किसी भी संख्या के स्क्वायर को किसी भी संख्या के द्वारा भाग दिया जाता है, अगर पूरी कट जाती है तो इसका मतलब वह उस संख्या को भी पूरी काटेगी, क्योंकि वह उसका क्या हो जाती है? एक गुणनखंड हो जाती है। आगे चलता हूं मैं, और ये यहाँ पे आपको दे भी रखी है 1.2 थ्योरम। ठीक है, लेट P बी ए प्राइम नंबर। P क्या है? P बी ए प्राइम नंबर इफ P डिवाइड ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है भाई। ए स्क्वायर देन P डिवाइड्स ए वेयर ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, P क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। अगर
पी सॉरी ए एक धनात्मक पूर्णांक है, अगर पी ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो किसको विभाजित करेगा, ए को भी विभाजित करेगा। और ये मैंने आपको पीछे समझा दिया है। ठीक है, आगे चलता हूं। हाँ, ये एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5। अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम किस प्रकार से करेंगे। प्रूव दैट √3 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। हमारे को क्या सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो किस प्रकार से प्रूव करेंगे, यहां से हल स्टार्ट हो रहा है। तो ये एक अपरिमेय संख्या दे रखा है, हालांकि हमारे को पता है कि ये एक अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन हमारे को प्रूफ करना है इस प्रश्न वाली में किस प्रकार से। और बेटा अगर ये उदाहरण ध्यान से कर लोगे तो आपको प्रश्न वाली करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 3 ही प्रश्न है 1.3 में 1.2 में, और ये 3 ही उदाहरण है, 3 या हाँ 3 ही उदाहरण है आपके। ठीक है, अगर इनको ध्यान से कर लोगे तो आपको प्रश्न वाली मेरे को करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। हालांकि फिर भी मैं सॉल्व करवाऊंगा क्वेश्चंस को, लेकिन इसको इन उदाहरणों को ध्यान से देखना है किस प्रकार से करना है। √3 एक एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना कि, और जैसे मैं लिख रहा हूं एज इट इज आपको लिखना पड़ेगा, इसी तरीके से लिखना पड़ेगा और अच्छे से लिखना पड़ेगा। कुछ भी नहीं है बेटा, केवल इसमें लिखना ही है। और प्रमेय 1.2 का प्रयोग करेंगे बस। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के बारे में मैंने पीछे वाली क्लासेज में बता दिया था आपको कि परिमेय संख्या को p बटा क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो √3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 को हम लिख सकते हैं p बटा क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, p बटा क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे क्यू ना क्या नहीं होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू 0। और ये भी लिखना पड़ेगा आपको, और p व क्यू सहभाज्य संख्याएं, p व क्यू सहभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्याएं क्या होती है, ठीक है, इतना तो समझते ही होंगे। अभाज्य संख्याओं के बारे में मैंने आपको लिखवा दिया था। सहअभाज्य संख्याएं होती है दो संख्याएं जो जोड़े में होती है। मैं आपको यहाँ पे स्टार बनवा के लिखवा ही रहा हूं, लिख ही लेना है अलग से। ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं, शुरू शुरू के एक आध क्वेश्चन में, एक आध उदाहरण में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन उसके बाद में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि समझाना भी पड़ता है। ठीक है, और बाकी जो आगे वाले उदाहरण हैं उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमारे को। सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं या उन संख्याओं का जोड़ा जिनका HCF 1 होता है, एक होता है। उन संख्याओं का जोड़ा जिनका HCF 1 होता है, या उनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। जिनमें
कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। इतना समझ में आया। सहभाज्य संख्याएं वे संख्याएं या उन संख्याओं का जोड़ा जिनका एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। पढ़ाई कर लो, ठीक है। और ब्लैक शर्ट वाले, आपसे ही बोल रहा हूँ, पढ़ाई कर ले बेटा, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और हरी शर्ट वाले से भी बोल रहा हूँ, पढ़ाई करनी है। तो एचसीएफ कितना होता है, 1। उनका एचसीएफ कितना होता है, 1। एचसीएफ निकालना पीछे वाली क्लास में बता चुका हूँ। अगर किसी को नहीं आता है तो पहले पीछे वाली क्लास को देखे और फिर बाद में ही इस क्लास को देखे, ठीक है। तो एचसीएफ 1 होता है या उनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। उनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड ही नहीं होगा तो उनका एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1। पीछे जो क्वेश्चंस किए थे उनमें 1-2 क्वेश्चंस ऐसे आए थे जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं था, तो उनका एचसीएफ क्या माना था हमने, 1 माना था। 1 उनका एचसीएफ था। पीछे वाली क्लास को ध्यान से देखोगे तो ये थ्योरम, ये सहभाज्य संख्या आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है। बॉक्स में बंद कर देता हूँ, ये बॉक्स में बंद कर दिया मैंने, ठीक है। और जो भी बॉक्स में बंद करता हूँ इसका मतलब इम्पोर्टेंट है, उनको समझना ही है, लिखना ही है आपको, ठीक है। एक बार दोबारा से बता रहा हूँ, सहभाज्य संख्या क्या होती है। सहभाज्य संख्या वे संख्या या उन संख्याओं का जोड़ा, जोड़ा उन संख्याओं का जोड़ा जिनका एचसीएफ 1 होता है या उनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ी। आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसको मिटा रहा हूं मैं, इस वाले को मिटा रहा हूं। सहभाज्य संख्याएं मैंने लिखवा दी है। अगर किसी ने लिखा नहीं है तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से देखेगा और इनको लिखेगा। 100 में से 100 आएंगे बेटा, गारंटी है अपनी। अगर जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसे करते हो तो 100 में से 100 आएंगे। तो मैंने P और Q को क्या मान लिया, सहभाज्य संख्या मान लिया। सबसे पहले तो विपरीत मानेंगे। अपरिमेय संख्या दे रखा है तो हमने क्या माना, परिमेय संख्या माना, ठीक है। तो परिमेय संख्या के लिए क्या शर्त होनी चाहिए, P बटा Q की फॉर्म में होनी चाहिए और Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और P और Q को क्या मान लिया हमने, सहभाज्य संख्या मान लिया। इतना समझ में आ रहा है। अब यहां से देखो, यहां से मैं इसको इधर ले जाता हूं, ठीक है। तो √3 Q बराबर P, और इधर से Q को अलग कर लेता हूँ, Q, ठीक है। या ऐसे कर सकते थे, यहाँ पे √3 को नीचे ले आते और Q को ऊपर ले जाते, ठीक है। मैं 2 स्टेप में कर रहा हूँ। आगे से जो भी क्वेश्चन करूंगा उसमें एक स्टेप चुरा लूंगा, ठीक है। एक स्टेप चुरा लूंगा और सीधी ये स्टेप लिखूंगा। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ Q बराबर P बटा √3। ये हो गया दोनों तरफ वर्ग करने पे। अब वर्ग करेंगे इसका, दोनों तरफ वर्ग करने पे दोनों तरफ वर्ग करने पे ऐसा का ऐसा लिखना पड़ेगा बेटा, एज इट इज लिखना पड़ेगा, ऐसे ही उतारना है, ठीक है। तो इन दोनों का स्क्वायर करूंगा मैं, वर्ग करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, Q का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर बटा रूट, रूट तोड़ जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 नाम दे दो, इसको समीकरण 1 नाम दे दिया हमने। समीकरण 1 लिख ही देता हूं। समीकरण 1, इसको नाम दे दिया हमने समीकरण 1, ठीक है। Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटा 3। अभी पर मैं लिखवा के गया था बेटा, आगे कर रहा हूं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। आगे चलो, ठीक है। आगे हमारे पास संख्या प्राप्त हो गई, Q स्क्वायर बराबर P बटा P स्क्वायर बटा
3। अगर 3p² को विभाजित कर रहा है, 3p² को विभाजित कर रहा है तो 3p को भी विभाजित करेगा। अभी प्रमेय लिखवाई थी 1.2, यहां पे लिखना पड़ेगा अतः। और कंजूसाई नहीं करनी है बेटा, ये नहीं कि घसड़ पसड़ कर दो अपने पेज में, ठीक है। जैसे मैं तरीके से लिखवा रहा हूं वैसे का वैसा लिखना है। ये इस अतः को आगे मत लिख देना, ये एक लाइन में होना चाहिए, ठीक है। और नीचे यहां पे यही लिखोगे, ठीक है। अतः 3 अगर p² को विभाजित कर रहा है तो को विभाजित कर रहा है को विभाजित कर रहा है तो 3 p को भी विभाजित करेगा। प्रमेय 1.2 के अनुसार प्रमेय 1.2 के अनुसार अगर ये देखो यहां पे देखो बेटा, p² में 3 का भाग लगा रहे हैं, विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब है कि 3 p² को विभाजित कर रहा है तो 3 किसको विभाजित करेगा, p को भी विभाजित करेगा। ये पीछे पढ़ चुके हैं, किसके अनुसार करेगा, प्रमेय 1.2 के अनुसार करेगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो क्या हुआ, 3 p का एक गुणनखंड हो गया, तो 3 p का एक गुणनखंड है। गुणनखंड है। अतः 3 क्या हो गया, 3 p का एक गुणनखंड हो गया। p के जितने भी गुणनखंड होंगे उसमें एक 3 का गुणनखंड आ गया। पीछे अभी जस्ट इस उदाहरण से पहले बता के आया हूं, और हालांकि परीक्षा की दृष्टि से नहीं था, लेकिन यहाँ पे लिखने के लिए मैंने उत्पत्ति भी बताई थी उसकी, ठीक है। तो 3 p का क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। कोई दिक्कत? तो मैं p के बारे में यहाँ पे लिख सकता हूँ, p के बारे में लिख सकता हूँ 3 गुणा c। अब ये c क्यों माना, c पता नहीं इसके कितने गुणनखंड है, p के कितने गुणनखंड है, लेकिन ये कन्फर्म है कि 3 इसका एक गुणनखंड है, और ये बाकी के c गुणनखंड हो गए, ठीक है। बाकी के अन्य गुणनखंडों को c मान लिया और उनमें से 3 एक गुणनखंड है, मतलब ये p जो भी संख्या है वो 3 के मल्टीप्लाई में होगी। जितने भी गुणनखंड है उनमें से एक गुणनखंड 3 आएगा, तो मैंने इसको क्या मान लिया, p बराबर 3c। अब p का मान समीकरण 1 में रखने पे p का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा बेटा, इससे बेटर कोई भी नहीं समझा सकता, ठीक है। इतने अच्छे तरीके से समझा रहा हूं, प्रमेय बताई पहले, ठीक है। यहां तक इससे पहले वाली स्लाइड में कर चुके थे हम। यहां से समझना हमारे को कि p² 3 से विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब p भी 3 से विभाजित होगा। अगर 3 p से विभाजित हो गया तो 3 क्या हो गया, p का एक गुणनखंड हो गया। अगर p का गुणनखंड 3 है तो मैं p को लिख सकता हूं 3 गुणा c। c अन्य गुणनखंड है बेटा इसके, मतलब कहने का मतलब ये p जो भी संख्या है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है, 30 है, 30 है। अब 3 इसका एक गुणनखंड हो गया, तो मैं 30 को 3 गुणा 10 लिख सकता हूं, ठीक है। 10 लिख सकता हूं ना, इसी 10 को मैंने सी माना है। मेरे को पता नहीं है इसके अन्य गुणनखंड क्या है, हालांकि 10 को भी मैं लिख सकता हूं,
5 गुणा 2 ऐसे लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने इसको सी मान लिया क्योंकि मेरे को पता नहीं था इस अन्य गुणनखंड क्या है। लेकिन ये कन्फर्म है कि ये जो भी संख्या है इस 30 की जगह पी है, और ये 3 इसका गुणनखंड है, और ये सी है, अन्य गुणनखंड सी हो गई। तो इसी रूप में माना है बेटा मैंने, ठीक है। तो इसको पी को क्या मान लिया मैंने, 3c मान लिया, ठीक है। सी इसके अन्य गुणनखंड हो गए। तो पी का मान समीकरण 1 में रखने जा रहा हूं। अब यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए रखने पर। अब समीकरण एक क्या था हमारा, की स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 3। क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 3, ये हमारा समीकरण 1 था। इसमें मैं किसका मान रखूंगा, पी का मान रखूंगा, ठीक है। तो इसमें पी का मान रखने पे क्यू स्क्वायर बराबर पी का मान कितना है 3c, तो 3c का होल स्क्वायर पी की जगह रख दिया बटा 3। ये हो गया, कोई दिक्कत कोई समस्या। अब यहाँ से देखो आगे, हालांकि आपको नीचे वाली लाइन में लिखना है, ठीक है। आगे वाली स्लाइड ले रहा हूँ मैं, उसमें लिख रहा हूँ क्यू स्क्वायर बराबर 3c का होल स्क्वायर बटा 3। यही था हमारा मान, पीछे वाली स्लाइड में रख चुके थे हम। अब इसको सोल्व करना है हमारे को। तो क्यू स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर बटा 3, ये 3 से 9 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से सी स्क्वायर का मान कितना आएगा, क्यू स्क्वायर बटा 3, क्यू स्क्वायर बटा 3, क्योंकि ये 3 बचा हुआ था गुणे में, इधर जाके बटे में हो जाएगा, सी स्क्वायर अकेला रह जाएगा। तो ये क्या प्राप्त हो गया हमारे को, समीकरण 2 प्राप्त हो गया। समीकरण 2 बेटा जमा के लिखना है, कुछ भी नहीं करना है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे लिखना है, ठीक है। एक बार उसका स्क्वायर करना है, जो मान आता है वो उस समीकरण में रख देना है, और फिर इसका स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको सीधा स्क्वायर प्राप्त होगा, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर का मान अपने को, सी स्क्वायर का मान इतना प्राप्त हो गया। देखो ये क्या हो रहा है, ये 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो ये किसको भी विभाजित करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा, परिमेय 1.2 के अनुसार। अतः लिखना पड़ेगा, अतः 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 3 पी को भी विभाजित करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अतः किसके अनुसार, प्रमेय 1.2 के अनुसार। प्रमेय 1.2 के अनुसार, ठीक है। ये आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। अतः 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, प्रमेय पढ़ ली अपन ने, कोई भी संख्या के स्क्वायर को अगर कोई भी संख्या विभाजित करती है तो इसका मतलब उस संख्या को भी विभाजित करेगी, और ये प्रूफ भी बताया मैंने अभी, ठीक है। क्यू स्क्वायर को 3 विभाजित कर रहा है तो गारंटी है कि 3 क्यू को भी विभाजित करेगा, ये प्रमेय 1.2 के अनुसार हम देख चुके हैं। अतः आगे लिखना पड़ेगा, अतः 3 क्यू का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। 3 किसका गुणनखंड हो गया, क्यू का गुणनखंड हो गया। अब ये क्या हो गया, हमने तो सहभाज्य संख्याएं मानी थी, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये 3 तो पी का भी गुणनखंड आ गया, और ये 3
क्यू का भी गुणनखंड आ गया, दोनों का एक कॉमन गुणनखंड हो गया, जबकि हमने पढ़ा था कि इनका कोई भी गुणनखंड नहीं होना चाहिए। एचसीएफ कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। इसका मतलब हमने जो माना है उसका विरोधाभास उत्पन्न हुआ है हमारे को। ठीक है, सहभाज्य संख्या मानी थी हमने, और यहाँ पे एक गुणनखंड प्राप्त हो रहा है 3। कहने का मतलब इनका एचसीएफ एक तो नहीं होगा, 3 हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ये विरोधाभास उत्पन्न हुआ है, हमने तो सहभाज्य संख्या मानी थी, और यहाँ पे हमारे को इनका एक, दोनों का गुणनखंड क्या प्राप्त हो रहा है, 3। ठीक है, तो आगे लिखना पड़ेगा, आगे वाली स्लाइड यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, चलो आगे वाली स्लाइड ही ले लेता हूँ। 3 पी व क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः हमें जो हमने माना था, हमें जो हमने माना था उसका विरोधाभास प्राप्त हुआ, उसका विरोधाभास, उसका विरोधाभास प्राप्त हुआ। तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इतना लिखना पड़ेगा बेटा आपको, खैर कुछ भी नहीं है। ठीक है, छोटी छोटी 2-3 लाइनें हैं, उनको याद कर लेना है आपको। दोबारा से मैं बताने जा रहा हूं आपको, शुरू से क्वेश्चन हमारे को प्रूव करना था √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमने क्या माना, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। विरोध उल्टा मान लिया बेटा, इसका क्या मान लिया, उल्टा मान लिया। तो अगर परिमेय संख्या है तो √3 को मैं पी बटा क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहाँ पे क्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये भी नहीं आती है परिमेय, परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं, तो पीछे वाली क्लासों को ध्यान से देखना है। ठीक है, उनमें समझा दिया था मैंने सब कुछ। और पी व क्यू क्या है, सहभाज्य संख्याएं। पी और क्यू क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्याओं के बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, वीडियो को दोबारा से देखना है, सहभाज्य संख्याएं क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, क्यू बराबर पी बटा √3 लिख सकता हूँ। उल्टा सुल्टा कर दिया बेटा, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, इस √3 को नीचे ले आया और इस क्यू को इधर ले गया, तो ऐसे लिख सकता हूं। अब दोनों तरफ वर्ग करने पे, दोनों तरफ वर्ग किया तो ये समीकरण प्राप्त हुआ मेरे को, इसको समीकरण नाम 1 दे दिया मैंने। उसके बाद में ये समीकरण 1 हो गया। अतः 3 अगर पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 3 पी को भी विभाजित करेगा। ये देखो, पी स्क्वायर को 3 विभाजित कर रहा है, इसका मतलब पी को भी विभाजित करेगा। किसके अनुसार, प्रमेय 1.2 के अनुसार। किसके अनुसार, 1.2 के अनुसार। तो 3 पी का एक गुणनखंड हो गया, बता दिया था पीछे। ठीक है, अगर पी को विभाजित कर रहा है तो 3 क्या हो गया, पी का एक गुणनखंड हो गया। तो पी को मैं लिख सकता हूँ 3c। अब ये c क्या है, c कोई अन्य गुणनखंड होगा या अन्य कोई संख्याओं से गुणा हो रहा होगा, लेकिन 3 से तो गुणा होगा ही होगा। तो p बराबर 3c हो गया। अब p के मान को समीकरण 1 में रख दिया मैंने, समीकरण 1 ये था हमारा। ठीक है, इसमें p के मान को रख दिया, तो बेटा p की जगह 3c रख दिया और इसका स्क्वायर कर दिया हमने। तो क्या हो गया हमारे पास, 9c² प्राप्त हो गया हमारे को। ये 3 से कट गया तो c बराबर क्यू² बटा 3 आ गया। अब क्यू² भी 3 से विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि क्यू भी 3 से विभाजित होगा। तो 3 किसका भी गुणनखंड हो गया, क्यू का भी गुणनखंड हो गया। तो हमारे को लास्ट में ये लिखना पड़ेगा कि 3 पी व क्यू का क्या हो गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। लेकिन उभयनिष्ठ गुणनखंड तो होना ही नहीं चाहिए, हमने तो सहभाज्य संख्या ही मानी थी। तो इसका मतलब हमारे को विरोधाभास प्राप्त हुआ। अगर विरोधाभास प्राप्त हुआ है तो √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि हमने परिमेय मानी थी, उसका विरोधाभास प्राप्त हुआ, तो ये क्या हो जाएगी हमारी, अपरिमेय संख्या। इतना लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, एक बार दोबारा से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लोगे, फिर आगे इसका लोगे,
इसका लोगे, और ये आखिरी में आपको आखिर में ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका उदाहरण नंबर कौन सा क्लियर हो गया? 5। उदाहरण नंबर 5 मैंने करवा दिया था। ठीक है, उदाहरण नंबर 4 में अगर पीछे वाली क्लास को कोई ढंग से देखा था या देख रहा है तो उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 4 में जो एचसीएफ था वो एचसीएफ 6 होगा। ठीक है, मैंने एक उभयनिष्ठ गुणनखंड को नहीं देखा था, 3 को छोड़ दिया था, 2 गुणा 3 6 होगा। उसमें एचसीएफ कितना कर लेना? 6 कर लेना। कोई दिक्कत? ये लास्ट हो गया। अब उदाहरण नंबर 6, उदाहरण नंबर 6 है सो दैट 5 माइनस रूट 3 इज ए इरेशनल। ठीक है, दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अप्रिमेय संख्या है। 5 माइनस रूट 3 को क्या दर्शाना है? हमारे को अप्रिमेय संख्या दर्शाना है। दर्शा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हल 5 माइनस रूट 3 मानेंगे। सबसे पहले माना कि 5 माइनस रूट 3 एक प्रिमेय संख्या। उल्टा मानेंगे, प्रिमेय संख्या है। 5 माइनस रूट 3 एक क्या है? प्रिमेय संख्या। इसको प्रिमेय संख्या माना हमने। तो 5 माइनस रूट 3 बराबर पी बटा क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या को क्या लिखते हैं? पी बटा क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। और वहाँ पे लिखेंगे हम कि क्यू नॉट इक्वल टू 0, और पी व क्यू आपस में सहभाज्य संख्या हैं। पी व क्यू आपस में सहभाज्य संख्या हैं। हमने इनको क्या मान लिया? आपस में सहभाज्य संख्या मान ली। ठीक है, आपको उदाहरण नंबर 5 में थोड़ी सी समस्या होनी है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा लंबा लिखना पड़ता है। इनमें कुछ भी समस्या नहीं आएगी, ये छोटे छोटे ही हैं बेटा, सीधे लिखेंगे और उड़ाएंगे। ठीक है, आपस में सहभाज्य संख्या है। तो बेटा यहाँ से रूट 3 को मैंने अलग कर लिया, रूट 3 को अलग कर लिया, और इधर p बटा क्यू माइनस 3, p बटा क्यू माइनस 3, क्योंकि इधर प्लस का, सॉरी -5 होगा ना, ये इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का 5 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का है। इस 5 को इधर ले आया तो ये माइनस में रहेगा, ये माइनस का 3 रह गया, और इधर आके ये प्लस का 5 किस में हो गया? माइनस में हो गया। हालांकि माइनस कॉमन ले सकते हो आप, लेकिन यहीं पे कर लो आप, कॉमन लेने में इनमें कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इस p बटा क्यू को इधर ले आओ और इस 3 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 5 माइनस पी बटा क्यू, क्योंकि ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। ये सही रहेगा। ठीक है, उसमें कॉमन लेने में इनमें कंफ्यूज हो जाओगे। हालांकि आप करीब उस तरीके से के उस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन उसमें कंफ्यूज हो जाएगा। गला खराब हो रहा है, ठीक है, 2-3 दिन से तबीयत खराब है, इसीलिए 2 दिन आपके पास वीडियो भी नहीं पहुंच पाया। उसके लिए क्षमा चाहता हूं। अब रेगुलर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब एक चीज़ आपको स्टार बना के लिखनी है, वो मैं बॉक्स में बंद करता हूँ हमेशा। जो भी चीज़ मैं बॉक्स में बंद करता हूँ उसका मतलब वो इम्पोर्टेंट है।
पूर्णांक लिख लो, किसी भी पूर्णांक, किसी भी पूर्णांक। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। किसी भी पूर्णांक को घटाने व जोड़ने या किसी भी पूर्णांक से गुणा या भाग करने पर प्राप्त संख्या बी प्रमेय संख्या होती है, प्रमेय संख्या होती है। बॉक्स में बंद करने जा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से समझना है। इसको ध्यान से समझना है बॉक्स वाले को। प्रमेय संख्याओं में से किसी भी पूर्णांक को घटाने, जोड़ने या किसी भी पूर्णांक से गुणा करने या भाग करने पे प्राप्त जो संख्या होती है वह भी पूर्णांक, वो प्रमेय संख्या ही होती है बेटा। ठीक है, अगर प्रमेय संख्या में से मैं किसी भी पूर्णांक को घटाऊंगा, जोड़ूंगा या किसी भी पूर्णांक का भाग दूंगा या गुणा करूंगा तो जो प्राप्त संख्या होगी वो भी क्या होगी, प्रमेय संख्या ही होगी। ठीक है, कोई दिक्कत? ये बॉक्स वाला उतारो आप। अब देखो, इसको मिटा रहा हूं मैं बॉक्स वाले को, ये समझाना जरूरी था आपको। और ये 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे, लेकिन मेरे को उम्मीद नहीं है आप पढ़ के आए हो, इसीलिए मैं हर एक छोटी छोटी चीज़ को यहाँ पे लिखवाते हुए चल रहा हूँ। और कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, सब कुछ आपको बोर्ड के ऊपर से देखने को मिल जाएगा। 100 में से 100 अंक आएंगे, केवल आपको डेडिकेट होने के पढ़ना है। जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसे करना है। लाइट की थोड़ी समस्या है, ठीक है, तो रीस्टार्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन पहले भी हो गया था ऐसे ही। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी है। क्वेश्चंस करने से मतलब है, समझने से मतलब है। ठीक है, और जो उदाहरण नंबर 5 था, अगर उसको ध्यान से समझ लिया तो बेटा कहीं पे दिक्कत नहीं होने वाली है, आराम से क्वेश्चंस को उड़ा दोगे। और वैसे भी 1.2 में आपके 3 ही क्वेश्चन है। ठीक है, आज हम उदाहरण तक ही रखेंगे, उदाहरण के बाद में जो भी एक्सरसाइज है 1.2 वो आगे वाली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो अभी उदाहरण तो मैं करवा देता हूँ आपको। ओपन हो रहा है ये, यहाँ तक मिल गया हमारे को। ये पहला कर लिया था हमने, ये देख रहे थे हम। ठीक है, परिमेय संख्याओं में से किसी भी पूर्णांक को घटाने व जोड़ने या किसी भी पूर्णांक से गुणा करने पर प्राप्त संख्या भी क्या होगी, परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। यहाँ तक कर चुके थे, इसको मिटा रहा हूँ मैं।
और फिर एक वीडियो वन शॉट का रखेंगे, पूरी प्रश्नवाली को एक शॉट में उड़ा देंगे बेटा। 2-3 घंटे का वीडियो रखेंगे, पूरे उदाहरण पूरे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में ख़त्म करवा दूंगा। ठीक है, 14 वीडियो प्राप्त होंगे आपको, और 14 वीडियो में 14 की 14 प्रश्नवाली ख़त्म करवा दूंगा। लेकिन पहले बेसिक से समझ के करना ज़रूरी होता है। तो ये संख्या क्या है, देखो ये परिमेय संख्या किसी पूर्णांक में से घटा रहे हैं या किसी पूर्णांक को परिमेय संख्या में से घटा रहे हैं, तो ये संख्या क्या प्राप्त हो गई हमारे को, ये संख्या हमारे को परिमेय संख्या प्राप्त हुई, ये वाली। ये वाली संख्या क्या प्राप्त हुई, परिमेय संख्या प्राप्त हुई। और ये वाली अपरिमेय संख्या है, तो ये तो विरोधाभास हो गया, ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगी, अतः ये पूरी संख्या क्या रहेगी, अपरिमेय संख्या रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 5 माइनस पी बटा क्यू एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। आगे लिख रहा हूं, अतः हमें विरोधाभास उत्पन्न होता है, अतः हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। तो 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसा कैसे लिखना है, इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, इसके बाद में उदाहरण नंबर 7 करेंगे। ओके, कोई दिक्कत, कोई समस्या, आगे चलते हैं। उदाहरण नंबर 7, सो दैट 3√2 इज इरेशनल। दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 3√2 को क्या दर्शाना है, अपरिमेय संख्या। इसमें भी कुछ नहीं करना है बेटा, सबसे पहले माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। माना कि √2 3√2 एक परिमेय संख्या है, तो मैं 3√2 को क्या लिख सकता हूँ, पी बटा क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई समस्या, जहाँ पे क्यू क्या नहीं होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू 0, और पी व क्यू क्या होनी चाहिए, पी व क्यू आपस में सहभाज्य हैं, सहभाज्य हैं। सहभाज्य संख्याएं हैं। तो इस 3 को नीचे ले आता हूं, तो √2 बराबर पी बटा 3 क्यू हो जाएगा। ये इधर गुणे में नीचे आके बटे में हो गया बेटा, हालांकि क्यू के गुणे में रहेगा लेकिन पूरा बटे में आ जाएगा। तो ये प्राप्त हो गई हमारे को, √2 बराबर पी बटा 3 क्यू। तो बेटा ये गुणा हो गई, ये भी ये परिमेय संख्या है, क्योंकि ये परिमेय संख्या 3 से गुणा हो रही है, इसका मतलब परिमेय संख्या होगी। ठीक है, कोई दिक्कत, तो यहाँ पे देखो √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, वह
P बटा 3Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। तो 3√2 एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे हमारे 1.2 के जितने भी उदाहरण थे, 3 उदाहरण थे, तीनों उदाहरण खत्म हो गए। और बेटा इनसे संबंधित ही 3 क्वेश्चन है। जैसे पहला उदाहरण किया था ना हमने, पांचवा उदाहरण, पांचवे के जैसा पहला प्रश्न है 1.2 का, और छठे उदाहरण की तरह दूसरा क्वेश्चन है, और सातवें उदाहरण की तरह तीसरा क्वेश्चन है। 3 ही क्वेश्चन है और तीनों को केवल सिद्ध करना है, एज इट इज लैंग्वेज लिखनी है, हालांकि मैं सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद में पहली पर्सन वाली हमारी खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में वन शॉट रखेंगे और वन शॉट में उड़ा देंगे। आप पहले इसके स्क्रीनशॉट लोगे, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। आज की वार्तालाप को यहीं पे विराम देते हैं। इससे आगे की बात अगले वाले वीडियो में करेंगे। 1.2 एक्सरसाइज को ख़त्म कर लेंगे। बेटा ध्यान से देखना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, इनमें केवल ये लिखना ही है। और जो थ्योरम्स बताई थी, दो थ्योरम बताई थी आपको, एक तो गणित की आधारभूत परिमेय, और एक बताया था मैंने कि P अगर a स्क्वायर को विभाजित करता है तो P a को भी विभाजित करेगा। a क्या होना चाहिए वहाँ पे? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। दोनों परिमेय अगर क्लियर है तो पूरे पर्सन वाली आपकी मुट्ठी में, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।